पहला पॉइंट तो ये है, हर्षचरित क्या है? हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। और हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी चालू करी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटी हो, पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो देखिए 8 चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ हिस्ट्री के। आज है नवा चैप्टर, नया साम्राज्य और राज्य, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ती सब कुछ चलूंगी और मैं बताती जाऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। और भी क्लासेस मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं, चाहे वो सीटीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरविंद राजा बना, यहाँ पर ये बच्चा है अरविंद, जो कि एक नाटक कर रहा है अपने स्कूल में, तो इसी के बारे में बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे पता चला कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतक राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। इसी के बारे में है ये पूरी कहानी, ठीक है। तो देखते हैं जो राजा थे उनकी क्या भूमिका थी, ठीक है, क्या प्रशस्तियां थी, जो प्रशस्तियां मिली हैं हमें क्या बताती हैं, तो ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो ये जो बच्चा था अरविंद, वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। दूसरा पॉइंट ये है नोट डाउन करने वाला, जैसे कि क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो अशोक स्तंभ से पता चलता है। अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और ये जो स्तंभ है ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में, ठीक है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तीसरा पॉइंट यह है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री कौन थे? तो हरिसेन थे, ठीक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, ठीक है। तो जो अभिलेख मिला है अशोक स्तंभ पर, जो गुदा हुआ अभिलेख मिला है, वो क्या है? एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो एक पॉइंट तो यही है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं? एक विशेष किस्म के अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। और प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। और प्रशस्ति किस प्रकार का शब्द है? प्रशस्ति जो है वो संस्कृत शब्द है, ठीक है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में। ये हमें कहां से पता चला था? एक प्रशस्ति के माध्यम से ही पता चला था, ठीक है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया, ठीक है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या कहती है। देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली है उससे हमें पता चलता है कि जो कवि था उसने राजा की एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में बहुत सारी प्रशंसाएं की है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य हैं और वैसे ही एक वाक्य का अंश जो है अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। यह है एक वाक्यांश, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उन्हें युद्ध में इतने सारे हथियार लगे, घावों के दाग हैं, फिर भी उनका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। ये समुद्रगुप्त की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मानचित्र में गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और कुछ नीले रंग के भी मिलेंगे। यहाँ मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन द्वारा विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो पहले देखते हैं मानचित्र में।
ये जो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र है, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये आर्यव्रत का क्षेत्र था जिसे क्या है समुद्रगुप्त ने जिसमें विजय पाई थी। आगे देखते हैं, ये जो लाल बिंदुओं की बात करी गई है ये है, ठीक है। बैगनी की बात करी गई है, बैगनी क्या है, आंतरिक राज्य है, ठीक है। और जो ये जो है रेड जो बिंदु है वो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं ये, ठीक है। इन्हीं के बारे में ये जो पूरा है यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। पहला पॉइंट हम देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो ये जो रेड बिंदु है इसी पर क्या है समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इसमें जो राजा राज्य कर रहे थे उन्होंने क्या है आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जो समुद्रगुप्त है उन्होंने दिया था और उन्हें वहां पर शासन करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंगों से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या समुद्रगुप्त के लिए क्या करता था, उपहार लाता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था, ठीक है। बाहरी इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ये जो इलाका है ये कुषाण तथा शक वंश के थे, ठीक है। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्ती अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो यहाँ के शासकों ने क्या किया, अपनी पुत्रियों का विवाह करवाया था समुद्रगुप्त से, ठीक है। आगे देखते हैं वंशावलियों के बारे में। पहले विक्रम संवत देखते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्रम संवत जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसके बारे में दिया गया है। विक्रम संवत को परंपरागत रूप से किसने जोड़ा था, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में, किसके प्रतीक के रूप में, शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखते हैं वंशावलियां के बारे में। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्राप पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या है, अधिकांश प्रशस्तियां देखो उनके फैमिली और उनके परिवार के बारे में भी बताती हैं, जिसमें उनकी माता के बारे में बताया गया है, उनके पिता के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त वो क्या थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यहाँ आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो ये जो नीचे की 4 लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। अब जैसे पूछेगा समुद्रगुप्त के बारे में हमें किससे पता चला है, पहले तो एक प्रशस्ति से पता चला है जो कि अशोक के स्तंभों से हमें मिली थी, ठीक है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभ्यास में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा अंतिम शक शासक को किसने परास्त किया था, तो किसने परास्त किया था, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। तो इसमें तो यही इंपॉर्टेंट है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है और समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, हर्षचरित लिखी है।
पहला पॉइंट तो ये है, हर्षचरित क्या है? हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। और हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत लिखी है। और एक और पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। और इसमें किसका कितना वर्णन है? हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है, ठीक है। तो यहां तक इंपॉर्टेंट है पूरा पॉइंट ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऐसा कौन सा चीनी तीर्थयात्री है जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा था? तो वो कौन है? श्वेन तसांग, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका विवरण किया था, उसका विस्तृत विवरण दिया था, ठीक है। तो यहां से लेकर पूरा नीचे तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो हर्ष किसके राजा बने थे? थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, ठीक है। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन किया था और बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। और कहाँ के राजा थे? थानेसर के राजा थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उन्हें रोक दिया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा नीचे का पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन थे? पल्लव और चालुक्य, ठीक है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ये तीनों ही लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। तो पल्लव और चालुक्य जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा। और पल्लवों का राज्य जो था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि पल्लवों का राज कहां तक फैला हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चालुक्यों का जो राज था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अब यहीं से देख लीजिए पल्लवों का राज्य जो है वो किस नदी के तक फैला हुआ था? तो कावेरी नदी तक। और चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चालुक्य की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे, ठीक है। यहाँ पहले जो ऐहोल था ये क्या था? व्यापारिक केंद्र था। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, ठीक है। तो पल्लव और चालुक्य क्या थे? एक दूसरे की सीमाओं को जीतने की कोशिश करते थे, ठीक है। और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था क्योंकि जो राजधानियां होती थी वो समृद्ध शहर होते थे, ठीक है। पुलकेशिन के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पहला तो पॉइंट यही है कि पुलकेशिन जो थे वो कौन से राजा थे? तो चालुक्य राजा थे, ठीक है। उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। और पुलकेशिन के बारे में हमें कैसे पता चलता है? उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन को अपने चाचा से राज मिला था, ठीक है। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। तो रवि कीर्ति ने जो प्रशस्ति लिखी थी उनसे ही पता चलता है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में इन्होंने अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था, ठीक है। तो हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से किसने रोका था? पुलकेशिन ने रोका था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, ठीक है। तो ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चालुक्यों की विजय क्या थी, अल्पकालीन थी, मतलब कुछ समय के लिए ही रही, और लड़ाई से दोनों वंश क्या हुए, दुर्बल हो गए, और अंत में क्या हुआ, राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इन्हें समाप्त कर दिया। ठीक है, चालुक्य और पल्लवों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का चैप्टर देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।